नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आज की वीडियो के माध्यम से जो है हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिपीटेड है, लगातार पूछे जा रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड है, मतलब 2022, 23, 24 सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 25 और यहाँ तक कि 26 में आने की संभावना प्रबल मात्रा में है। उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। खास करके लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे 5 की संख्या में और दीर्घ उत्तरीय होंगे 4 की संख्या में। तो 4 दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय आपके 5 और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पूरा मॉडल पेपर आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे उत्तर को आपको लिखा जाता है और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझेंगे। और बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हमारे 2 चैनल और है, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर और एक का नाम है बीए क्रैकर, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 2026, 27, 28 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया कहते हैं। खंड आ में जो आपसे प्रश्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। खंड आ यानी सेक्शन ए की बात करें तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाएगा। मैंने यहाँ पर 150 शब्द इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको समझाने के लिए लिखा हूं ताकि आप इसको समझ पाएं और वहां पर आप अपने हिसाब से चीजों को लिख पाएं। जब आप 150 शब्दों में समझेंगे तो 50 शब्द ऑटोमेटिक आप लिख पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न भैया, भारत में दबाव समूह प्रेशर ग्रुप दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो, इन दिस पेपर। आपके पेपर की बात की जाए तो आपके पेपर में भी ये क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा, चाहे लघु उत्तरीय में चाहे अति लघु उत्तरीय में। अगर इन दोनों में नहीं दिखा तो दीर्घ उत्तरीय में आ गया, तब तो आपके चांदी चांदी है। क्योंकि दबाव समूह मतलब जैसे कि ऐसे समूह जो कि दबाव डालते हैं, किस पर दबाव डालते हैं? राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं, सरकारों पर दबाव डालते हैं। किस लिए दबाव डालते हैं? ताकि काम किया जा सके। किसका? जैसे मान लेते हैं कोई विद्यार्थी परिषद है, जैसे आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, एबीवीपी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रेशर ग्रुप है जो छात्रों के लिए काम करती हैं। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए। आरएसएस ऐसे है जो कि दबाव डालती है राजनीति पर। ये राजनीति में भाग नहीं लेती हैं। दबाव समूह जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, ये राजनीति में भाग न लेकर के बस केवल राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स के जो है इर्द गिर्द घूमते हैं और इन्हीं से एक प्रकार से वोट बैंक अपना मजबूत करते हैं। जैसे आप देखते हैं खास करके आरएसएस के जितने भी लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो बीजेपी की तरफ से कोई आरएसएस का व्यक्ति लड़ता नहीं चुनाव, लेकिन आरएसएस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट करती, बीजेपी की विचारधारा पर चलती। मतलब आरएसएस वैसे तो अलग टाइप की विशेषता मतलब वो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट मिलती रहती है कभी कहीं ना कहीं पे। मतलब वो राजनीति में औपचारिक तरीके से भाग नहीं लेते आरएसएस के लोग, लेकिन आरएसएस जो है वह कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो हिंदुत्व को लेकर के जो है वो आगे बढ़ता है। और भाजपा सरकार भी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि वो भाजपा सरकार तो वैसे दोनों सभी समभाव की बात करती है। बहरहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि गुरुजी भाजपा के बारे में बता रहे हैं या कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि भाजपा और कांग्रेस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल दल आपको पढ़ रहे हैं। तो राजनीति में लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करती है, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, टीवी डिबेट वगैरह में। लेकिन सरकारें जो होती हैं उनको मुस्लिमों का भी वोट चाहिए, उनको ईसाइयों का, सिखों का, सबका चाहिए, तो वो सभी से काम करते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो एक प्रकार से राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो अपना हित साधते हैं। कुछ हितों के पूर्ति के लिए वो आंदोलन भी करते हैं, वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, सरकार के जो है समर्थन में भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वही दबाव समूह है। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण दीजिए, समझिए इसको, लिखें। लिखिएगा बेटा, दबाव समूह व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। किसका? व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है। यानी कि ये चुनाव नहीं लड़ती है, ये एक प्रकार से राजनीति में भाग भी नहीं लेता है,
बल्कि सरकारी नीतियों और निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करता है। ठीक है, ताकि उनके साझा हितों की रक्षा हो सके। साझा हित मतलब कि जितना भी संगठन है, जो भी एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप है, उनकी रक्षा हो सके, उनके हितों की रक्षा हो सके, जो चाहते वो हो जाए। यानी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं प्रशासन और विधायिका, प्रशासन आप देख एडमिनिस्ट्रेशन, विधायिका माने जो कानून को बनाती है, तो प्रशासन और विधायिका के दबाव बिंदु यानी प्रेशर पॉइंट्स पर कार्य करते हैं। अगर कहीं पर भी लोचा हुआ विधायिका के द्वारा प्रशासन में थोड़ा सा भी जो है इनको लगा कि नहीं ये हमारे हित के खिलाफ है या हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसके खिलाफ वो मोर्चा खोल सकते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं। जैसे किसान को लेकर के एक बिल आया था, विधायिका के द्वारा एक बिल पास किया गया था किसान को लेकर के, तो किसान संगठनों ने इसका खूब विरोध किया था। ठीक है, तो वही चीज है। एलन बॉल नाम के एक विद्वान है, वो इसकी परिभाषा देते हैं दबाव समूह की, और कहते हैं कि दबाव समूह वह समूह होता है जो शासकीय संरचना के बाहर से शासन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी कि वो शासकीय संरचना के अंतर्गत तो शामिल नहीं होता है, लेकिन वह शामिल ना होते हुए भी वह बाहर से दबाव डालता है सरकार की नीतियों पर, या फिर एक प्रकार से जो भी शासन से संबंधित चीजें होती है उन पर दबाव डाल सकता है, डालता भी है। कभी कभी प्रेशर ग्रुप जो है सशस्त्र विद्रोह भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेशर ग्रुप के दो उदाहरण आपसे पूछे गए, तो दो उदाहरण आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला उदाहरण है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको आप कह सकते हैं AIKS, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, कृषि नीतियों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर के, अभी MSP पर ये जो किसान को लेकर के जो बिल आई थी MSP पर ही आधारित थी। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को MSP कहते हैं। और ग्रामीण ऋण माफी को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं कि जो किसानों ने जो पैसा लिया है, उधार लिया है बैंकों से, उसको माफ किया जाए। ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों पर कहीं ना कहीं पे किसान यूनियन वाले या किसान का जो संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, ये बार बार जो है आंदोलन करती किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों के मूल्य को बढ़ाने के लिए, जो उनके फसल है या इस प्रकार के तमाम चीजें। और दूसरा समूह आपका है फिक्की। फिक्की समूह की बात करें, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। कोई व्यापार और उद्योग जो है उससे संबंधित होता है फिक्की, जो आर्थिक नीतियों के बारे में कोई निर्णय होता है तो उस पर छानबीन करता है, अगर गलत निर्णय हुआ तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन करता है। और टैक्स वगैरह जो कर वगैरह या फिर SEG यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कानूनों को प्रभावित करते हैं। तो ये है फिक्की। फिक्की भी क्या है, एक दबाव समूह है, एक प्रेशर ग्रुप है। इसके अलावा RSS भी एक प्रेशर ग्रुप है। ऐसे ही मुसलमानों का तमाम सारा संगठन है, वो भी प्रेशर ग्रुप है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं बाहरी तौर पर। ठीक है, इसीलिए राजनीतिक दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, लगातार इनके आसपास भ्रमण करती है कि भाई इनका सपोर्ट मिलता रहे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आ चुका है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका यानी रोल ऑफ कास्ट पर MS श्रीनिवास यानी कि MN श्रीनिवास साहब ने क्या कहा है, यानी MN श्रीनिवास का विचार दीजिए। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट। भारतीय राजनीति में बिना जाति के, आप देखते हैं बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार का चुनाव जाति पर ही आधारित है। बिहार में जातिगत जनगणना भी आप देखते होंगे हुई होगी, तो वही सब चीजें। तो बिना जाति के भारत में चुनाव नहीं होता, जाति के आधार पर टिकट आवंटन किया जाता है, तमाम सारी चीजें। उत्तर में लिखेंगे कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री MN श्रीनिवास, जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने आधुनिकीकरण की अवधारणा दी, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, इन्होंने पाश्चात्यकरण की अवधारणा दी। किसने? MN श्रीनिवास ने। इन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण किया और पाया कि लोकतंत्र के आगमन से जाति समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। जाति का क्या हो चुका है? राजनीतिकरण हो चुका है। जाति को राजनीति के तौर पर उसको यूज किया जाता है। ये सब चीजें MN श्रीनिवास ने बताई। उन्होंने तर्क दिया MN श्रीनिवास साहब ने कि जाति अब एक अनुष्ठानिक समूह बन चुका है। क्या बन चुका है? अनुष्ठानिक समूह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समूह बन चुका है, एक पॉलिटिकल ग्रुप बन चुका है, एक अनुष्ठानिक समूह नहीं बना है। लोकतंत्र के कारण जाति अब राजनीतिक लामबंदी और सौदेबाजी का आधार बन गई है, जिसे उन्होंने जाति का राजनीतिकरण कहा है। और जाहिर सी बात है, जाति के आधार पर टिकट आवंटन हुआ या जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज्यादा हैं
उस क्षेत्र में उस जाति के लोग को टिकट दे दिया जाता है, ताकि जो है, और जाति के आधार पर लोग वोट भी देते हैं। जनता जो है जैसे किसी जाति का खड़ा तो उसी की जाति पर वोट भी देते हैं। आप देखते हैं तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। अभी आप देख रहे हैं दो यादव, जैसे निरहुआ और खेसारी लाल यादव बिहार में है, तो एक वो है, वो कहते हैं कि राम जी का मंदिर क्यों बन गया, खेसारी लाल यादव, जबकि बागेश्वर बाबा के यहाँ पर जाकर के दिन रात वो जो है वहीं पर भजन कीर्तन करते थे। कभी कभी दिन पूरा दिन बाबा आपके चरणों में पूरा। अब उनको जो है पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया है, वो जो है टिकट पा गए हैं, अब उसी में एकदम से जो है भौकाल अपना टाइट किए हुए हैं, उधर झंडा लेकर के फहरा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब इधर उधर निरहुआ जी, निरहुआ अलग से कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, उनको कुछ और ऐसा शब्द बोल दिया जो कि शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं। तो फिर वो चीजें क्या हुई कि दोनों जाति के हैं। अब एक भाजपा से है, एक उससे है, क्या नाम है, आरजेडी से, जो नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार कह रहा हूँ, अरे भले कुछ ना, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के से संबंधित है, लालू प्रसाद के बेटे हैं। तो लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी के तरफ से पार्टी का चुनाव टिकट किसको मिला है, इनको क्या नाम है, अरे खेसारी लाल यादव को, छपरा विधानसभा से। और निरहुआ जो है सांसद, निरहुआ संसदीय का चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं। तो रवि किशन भाजपा के बड़े नेता, मनोज तिवारी बड़े नेता है, ठीक है, तमाम सारे लोग हैं। तो लेकिन निरहुआ यादव है और वो भी यादव है, दोनों लोग। अब दोनों लोग जो है वहां पर जो है बोले, वो उनको बोले, हालांकि दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं आपस में, लेकिन दोनों एक दूसरे पर इस समय धावा बोल रहे हैं। राजनीति के बाद फिर देखिएगा दोनों लोग ठंडा जाएंगे और फिर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके फैंस जो है वो लड़ रहे हैं लगातार। तो एमएन श्रीनिवास साहब कहते हैं कि जो है जाति का क्या हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है। जाति को राजनीतिक, जब जब चुनाव आता तो जाति के आधार पर आप देखते तमाम सारी चीजें करवाई जाती है, करी जाती है। श्रीनिवास के अनुसार जाति अब एक वोट बैंक यानी वोट बैंक के रूप में कार्य करती है, जहां राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए जातियों को समेकित करते हैं, और इस प्रकार जाति ने खुद को आधुनिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप ढाल लिया है, ठीक है। और जाति भी उसी हिसाब से बदलती जा रही। सभी लोग को पता है कि भैया ये चुनाव तक ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए, तीसरी बात है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून की अगर बात की जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, दल बदल कानून की बात की तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची की अगर बात की जाए, 10वीं अनुसूची जो शामिल की गई दल बदल कानून से ही रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सांसद या विधायक जो होते हैं अपने दल या अपनी पार्टी को छोड़ करके अपनी पार्टी को समर्थन देते हैं, और कुछ मनमुटाव हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। इससे सरकारें भंग हो जाती हैं और शासन सत्ता सही तरीके से चल नहीं पाती है। तो इसी को लेकर के एक नियम बनाया गया, कानून बनाया गया 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून जो है वो कानून क्या है, वही पूछा जा रहा है, समझे। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है। 1985 में इसको शामिल किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें कुल मिलाकर के 8 अनुसूचियां ही थी। उसके बाद में 9वीं अनुसूची शामिल की गई। 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय अगर शामिल कर दिया जाएगा तो उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है उस पर निर्णय नहीं दे पाती है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची शामिल की गई दल बदल कानून को लेकर के। 1985 को लागू करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। कौन से कारण थे जिसकी वजह से दल बदल कानून लाना पड़ा। पहली बात यह कि राजनीतिक अस्थिरता हो चुकी थी। जैसे जिसका मन होता था वो कहते थे कि भाई हम 10 विधायक या 10 सांसद अलग होकर के दूसरे को समर्थन देते थे। ऐसे में सरकारें भंग होने की डर या संभावना ज्यादा बनी रहती थी। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध माने 1960 के बाद, विधायकों के द्वारा व्यक्तिगत लाभ या पद के लिए बार बार दल बदलना आम हो गया था। वो भाई मान लेते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया दे रहा, कोई 20 करोड़ रुपया दे दिया उसको, ऐसे में वो उसके पार्टी में चला गया, वो उसकी पार्टी से वो कह रहा कि हम 25 तुमको देंगे, वो उनके में चला गया कूद करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था, व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्ति की हम तुमको मंत्री पद दे देंगे, तुम जो है हमारे में शामिल हो जाओ। तो इस तरीके से क्या होता था कि हर एक पार्टी के विधायक सांसद जो है इधर उधर भाग करके अपना जो है पार्टी छोड़ देते थे, उस पार्टी में शामिल हुए, तो फिर सरकारें भंग हो जाया करती थी, ठीक है। तो बार बार दल बदलना आम हो गया था, जिसे आया राम गया राम की राजनीति भी कहा जाता है कि कब आए कब गए। जैसे बृजभूषण शरण सिंह की बात की जाए तो ये पहले आप देखते सपा में थे, अब भाजपा में आ गए हैं, उससे पहले भी भाजपा में थे। ऐसे ही राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह,
मायावती जी की जब सरकार थी तो उसमें थे, मायावती जी के साथ थे, फिर भाजपा में भी हुए, सपा में भी हुए। तो आप देखेंगे राजा भैया जो कीर्तिवर्धन सिंह है मनकापुर के, हमारे गोंडा के सांसद हैं, तो वो भी ऐसे हैं। तो इससे सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, सरकार कब भंग हो जाए इसका पता नहीं रहता, तो इससे देश कमजोर हो जाता है, इसीलिए इसके लिए कानून बनाना पड़ा। दूसरी बात है, नैतिकता का क्षरण हो रहा था, मोरलिटी खत्म हो रही थी। यह कानून विधायिका में राजनीतिक नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक था, क्योंकि दल बदल से जनादेश का उल्लंघन होता था। यानी मान लेते हैं कि एक विधायक को एक जनता ने चुन करके भेजा है, और विधायक और सांसद को विधायकी और सांसदी के आधार पर नहीं मिलता है, उनका मुखिया कौन है उसके आधार पर मिलता है। बहुत सारे सांसद और विधायक मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश में, केंद्र में, तो इसी आधार पर उनको वोट लोग दे देते हैं, जबकि उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया होता, लेकिन उनको वोट बस इसी नाते मिल जाता है कि वो मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, या मतलब मोदी जी ने उनको, मतलब मोदी जी की पार्टी से है, इसलिए उनको वोट मिल जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सांसद विधायक आपको मिल जाएंगे। हमारे क्षेत्र के ही एक विधायक है, उनका कुछ अता ही पता नहीं रहता है। ठीक है, रमापति शास्त्री मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका कुछ अता ही पता नहीं रहता कि यहाँ क्या काम हुआ क्या नहीं, कुछ उनको आता ही पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता है उनके अंडर में दबे रहते हैं, शायद ये बात है, पता नहीं क्या बात है, वो अलग की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं पे कभी कभी क्या होता है कि ये जो है दल बदल क्या होता था, जनता चूंकि आपको चुनी है, जनता ने आपको चुन करके भेजा है कि विधायिका मतलब वो संसद में जाओ बैठो, विधानसभा में आप जाओ बैठो, आपको जनता ने विधायक बनाया कि आप विधानसभा में जाकर के बोलो, जनता ने आपको सांसद बना ताकि आप जाकर के संसद में आप बहस करो, बोलो, अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखो कि हमारे क्षेत्र में क्या नहीं है क्या है, उसके बारे में चीजें बताओ। लेकिन जब यही सांसद जो है उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में कूद जाता है, तो जनता का विश्वास इन पार्टियों से उठ जाता है। ऐसे में नोटा वाली बटन दाबने का एक प्रकार से मन सभी पार्टियों को करने लगता है। बहुत सारे नोटा वाले बटन भी दबे हैं, आप देखिए लोकसभा और विधानसभा में बहुत सारे पार्टियों के जो टिकट मिल जाते हैं, टिकट जो है उसका आधिपत्य हो जाता है कि एक बार जिसको टिकट मिला वही टिकट पा जाता है इसमें सब में, और जिसका पावर होता है उसके पास ही टिकट मिलता है। तो ऐसे में कभी कभी इन सभी प्रकार के चुनाव में नोटा पर भी बहुत बटन दबती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह कानून किसी विधायक को दल बदलने पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। अगर वो बिना मतलब के, बिना किसी ठोस कारण के दल बदलता तो उसको विधायकी का पद छीन लिया जा सकता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। इसीलिए इसको जो है किया गया। अगर आप चाहते हैं कि ये सब पीडीएफ आपको मिल जाए, ऐसे तमाम प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए आपको 100 रुपीज फीस जमा करनी होती है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा 9161 93 60 62। सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा कल है, आज आप कोर्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे क्या, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर में लेकर के भेज दीजिएगा, गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, तो आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे आपका 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, जो भी को करिकुलर में होगा, फिजिकल एजुकेशन, योगा हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो, चाहे एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस हो, सबका मिल जाएगा आपको। कहीं पर आपको कुछ भटकना नहीं पड़ेगा। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी है। कैसे करनी है, जैसे ही आप इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड में भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता है या बाहर का कोई चलाता है ऑनलाइन माध्यम, तो उससे आप फीस जमा करवा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं इसको, आप फीस जमा कर दीजिए। उसका स्क्रीनशॉट जैसे भेजेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके अलावा आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। हमारा तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसके पॉलिटिकल साइंस के 2 प्रैक्टिस सेट नए वाले और 2-3 पुराने वाले, यानी 5 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो चुके हैं लिखने वाले, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो चुके हैं, यानी एमसीक्यू टाइप के भी अवेलेबल है। यानी एमसीक्यू जिनका हो रहा है उनके लिए भी और लिखने वाले को भी, अधिकतर विश्वविद्यालय को लिखने वाला आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, अंग्रेजी, और इसके अलावा तमाम प्रकार के जो है सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह, सब लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे मात्र 100 रुपए फीस में। अगर आप चाहते हैं गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में हैं और हमको 4th सेमेस्टर वाला क्लास शुरू से भी पढ़ना है,
तो हम थर्ड और फोर्थ का एक साथ फीस अभी जमा कर दें तो हमारा नामांकन, हमारा एडमिशन आप कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो जो बच्चा अभी थर्ड और फोर्थ दोनों का एक साथ लेगा उसके लिए 50 रुपए की छूट भी रखी गई है। जैसे एक सेमेस्टर की फीस कितनी है? थर्ड की 100 रुपया, फोर्थ सेमेस्टर पूरा 6 महीना कितने रुपए फीस है? 100 रुपया। आप अभी चूंकि परीक्षा है तो आप जुड़ रहे हैं कि तभी फीस 100 रुपए ही रहेगी। लेकिन अगर आप क्या करें, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ जुड़ेंगे तो 100 कितना हो गया? 200 रुपया। 200 रुपया नहीं लगेगा, आप एक साथ जुड़ेंगे तो आपका मात्र और मात्र 150 रुपया ही फीस लगेगा। यानी 150 रुपए फीस में पूरा थर्ड सेमेस्टर और पूरा फोर्थ सेमेस्टर की शुरुआत से लेकर के क्लास आपकी शुरू होगी, जब से क्लास तब से आप वहां पर जुड़े रहेंगे और एक जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपका ये ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें 6 महीने की फोर्थ सेमेस्टर की क्लास भी इंक्लूड होगी, थर्ड सेमेस्टर की पूरी तैयारी भी इंक्लूड होगी और आपका पूरा प्रैक्टिस सेट, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा मात्र 150 में, थर्ड और फोर्थ दोनों का। ठीक है, तुरंत एसएमएस करें इस व्हाट्सएप नंबर पर 9161936062 व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, गुरुजी हमको कोर्स लेना है। जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है वही एसएमएस करें, बिना मतलब के एसएमएस बिल्कुल भी ना करें। प्लीज ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको जुड़ना है तो ही एसएमएस कीजिएगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। ये बात भी आपके लिए एक बहुत बड़ी होगी कि भाई आप हमसे डायरेक्टली जुड़ करके आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, तमाम भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं। जब मैं थोड़ा सा एग्जाम से फ्री होऊंगा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में तब आपको सारी जानकारी दूंगा। चौथा प्रश्न, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। तो क्षेत्रवाद क्या है, इसको परिभाषित कीजिए और इसके दो सकारात्मक पहलू यानी कि इसके पॉजिटिव पहलू बताइए। देखिए, क्षेत्रवाद की अवधारणा जो है ये भी राजनीति से संबंधित है। क्षेत्रवाद जो है बेसिकली राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा उत्पन्न करता है। क्षेत्रवाद किसी देश के एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों के द्वारा अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक भावात्मक लगाव और राजनीतिक चेतना को हम जो है क्षेत्रवाद कहते हैं, जिसके तहत वे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं, देश के लिए क्या अच्छा है उस पर ध्यान ना दे करके बस अपने क्षेत्र को अच्छा करने में लगे रहते हैं। ठीक है, अपने क्षेत्रीय हितों, संस्कृति और भाषा को प्राथमिकता देते हैं, देश की भाषा को उतना ध्यान नहीं देते हैं, बस केवल अपनी भाषा उनकी रहनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, उनका कल्चर बचा रहे। देश कोई देश कितना भी गड्ढे में चला जाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बस उनका क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए, वो उसी में जो है भिड़े रहते हैं। ऐसी भावनाओं को क्षेत्रवाद, यानी हमारा क्षेत्र ही सबसे अच्छा है, हमारा क्षेत्र ही सबसे आगे बढ़े, ऐसी भावना रखने वाले जो है व्यक्तियों के संगठन को या ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हम क्षेत्रवादी व्यक्ति या क्षेत्रवाद की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं और ऐसे इलाकों को क्षेत्रवाद कहा जाता है। तो क्षेत्रवाद की धारणा यही होती है। इसके दो सकारात्मक पहलू ये होते हैं, पॉजिटिव, बाकी तो नेगेटिव ही है लेकिन पॉजिटिव भी चीजें कई किसी किसी मुद्दों पर है। देखिए, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, क्षेत्र डेवलप होता है। क्षेत्रवाद स्थानीय समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, इन सभी को राष्ट्रीय मंच पर उठाता है, जिससे उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी ध्यान और संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित होता है। तो ये इसका सकारात्मक पहलू है। दूसरा सकारात्मक पहलू है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, क्योंकि यह क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय कलाएं जो होती है, खास करके लोक कलाएं और विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद करता है क्षेत्रवाद, जिससे देश की समग्र विविधता समृद्ध होती है। और इस तरीके से भले ही ये नेगेटिव जो है थॉट देती हो क्षेत्रवाद, जातिवाद, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे कुछ मामलों में ठीक भी है। ठीक है, हर मामलों में ठीक नहीं लेकिन कुछ मामलों में ठीक होती है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका, पांचवा नंबर, भारत में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म इन इंडिया के सर्वधर्म समभाव सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए, सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात की जाए तो भारतीय संविधान में पहले इसको शामिल नहीं किया गया था। सन 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में, सॉरी, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में धर्म, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन सभी शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष जो है ये विदेशी धर्मनिरपेक्ष अलग है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो है बहुत अलग है। समझने का प्रयास करें।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग है, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलती है अपनी, यानी ये सभी धर्मों का सम्मान करती, सभी धर्मों को बढ़ावा देती है। ठीक है, अपना देश। सर्वधर्म समभाव का अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान करना। ठीक है, समान सम्मान देना, ये सभी धर्मों को भारत देता है बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, गांधी जी भी कहा करते थे। और सभी धर्मों को यहाँ पर जो है, सभी धर्मों को, सभी जो अल्पसंख्यकी यानी कि जो हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों के जो धार्मिक संस्थान होते हैं उनको भी डोनेशन वगैरह फिर जो भी मिलता है उस पर टैक्स वगैरह कम लगता है। और मंदिरों का जो दान वगैरह होता है जो औपचारिक होता है वो सरकार के पास जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको साधु महात्मा रखते हैं। आगे देखिए, भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ नहीं रहता, बल्कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान सुरक्षा भी प्रदान करता है। जबकि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में आप देखेंगे, यानी पश्चिम के कंट्रीज में, इंग्लैंड वगैरह में या अन्य देशों में, ब्रिटेन इंग्लैंड जो है, इसके अलावा आपका, और ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है, ब्रिटेन में कई देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड वो अकेला प्रमुख देश है। ठीक है, बाकी इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये सब धर्मनिरपेक्षता की बात की तो इसमें क्या है, ये सभी धर्मों के प्रति तटस्थ होते हैं, किसी धर्म को एक प्रकार से नहीं, ना तो ये देखते हैं सही तरीके से, मतलब धर्म के माने ज्यादा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते धर्म को। जबकि भारत में क्या है कि भारत सभी धर्मों का समान सम्मान देता है, सभी को बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सिद्धांत राज्य को धार्मिक समुदायों के मामलों में सुधार के लिए हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देता है, जैसे हिंदू कोड बिल। ठीक है, तो राज्य को धार्मिक समुदायों के मामलों में सुधार के लिए भी हस्तक्षेप करता है, जैसे हिंदू कोड बिल आया, विशेष विवाह अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम आया, मुसलमानों में जैसे ट्रिपल तलाक था तो उसके लिए एक कानून बना। ये जरूरी है जरूरी है कानून बनना, चूंकि क्या होता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो परंपराएं उस समय के लिए बनाई गई थी, तो अब समय बदल चुका, तो वैसी परंपराओं को कोई मतलब नहीं है। भाई 3 बार व्हाट्सएप पे तलाक तलाक लिख दिया, आपका रिश्ता खत्म, ये कोई तरीका हुआ? ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसको सुधारा गया कि हाँ भाई, एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिकल वे में तलाकनामा कबूल किया जाए। हिंदुओं में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन विवाह विच्छेद की व्यवस्था करी गई 1955-56 में, जब हिंदू विवाह अधिनियम बना, उसमें हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गई, चूंकि हिंदुओं में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। शादी करने का तो प्रावधान था, लेकिन शादी तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है हिंदू धर्म ग्रंथों में। संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन यह सभी धर्मों की उन्नति में सहयोगी होगा। ये बात भारतीय संविधान करता है कि सभी धर्म संभाव की बात करता है भारतीय संविधान। और आज वर्तमान में देख भी पा रहे होंगे, भारत में जितना सुरक्षित मुसलमान है उतना सुरक्षित पाकिस्तान का मुसलमान नहीं है। ये गर्व करने वाली बात है कि भारत का मुसलमान, दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान कहीं पर सुरक्षित है तो भारत में है। लेकिन आए दिनों जो मुस्लिम के नेता होते, बिना मतलब के जो है भड़काते रहते हैं मुस्लिम भाइयों को कि तुम इस खतरे में हो, तुमको ये होगा, तुमको वो होगा। कुछ नहीं होगा। भारत इतना सिक्योर देश आपकी पूरी दुनिया में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। और खास करके आप देखते हैं कि जिस तरीके से जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार कर रही है, ऐसी सुरक्षा आपको और किसी देश में आपको नहीं मिलने वाली। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा प्रश्न भैया, अखंड बहुमत। अखंड बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी और साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी में मुख्य अंतर बताइए। देखिए, उत्तर साधारण बहुमत जो होता है वो क्या होता है? साधारण बहुमत की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक मत आपको मिले, ये सामान्य बहुमत हो गया। इसका उपयोग सामान्य विधायकों को पारित करने, अविश्वास प्रस्ताव और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सामान्य निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जो है सामान्य बहुमत होता है कि भाई 50% से अधिक, जैसे कि संसद भवन में बैठे हैं, अब संसद भवन में कोई मुद्दा पास करवाना हुआ, कहा गया कि भाई यहाँ कौन कौन पक्ष में, तो 50% लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया कि हाँ पक्ष में है, तो समान बहुमत हो गया। ठीक है, लेकिन अखंड बहुमत ये होता है कि इसका खंडन ही ना किया जा सके, इसमें कोई आगे पीछे हो तब भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई आगे पीछे हो, बात को अपने रखे तो भी नहीं। अखंड बहुमत क्या है बेटा? अखंड बहुमत की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक मत। ठीक है, इसका उपयोग महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यों जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाना हुआ तो आपको अखंड बहुमत का जरूरी होता है। इसके अलावा और कुछ राज्यों में सरकार बनाने के लिए किया जाता है। जब अखंड बहुमत की बात होती तो ऐसे बड़े मुद्दों पर अखंड बहुमत को माना जाता है।
मुख्य अंतर क्या है साधारण बहुमत और अखंड बहुमत में? साधारण बहुमत में केवल उपस्थित सदस्यों को गिना जाता है, जबकि अखंड बहुमत में सदन के सभी सदस्यों को, जो नहीं आए हैं रिक्त सीटों को भी, मतलब जो नहीं आए उनको छोड़ करके रिक्त सीटों को, या जो जैसे 555 सीटें, 550 सीटें हैं, 545 सांसद ही हैं, तो 5 सीटों को छोड़ दिया जाएगा। 350 है तो ठीक है, 545 है और 340, 500 मतलब कि 340 है, और जो है 355 जो है आपकी सीटें हम मान लेते हैं, तो 340 का गिना जाएगा। 355 मतलब 15 खाली है या 10 खाली है तो वो नहीं गिना जाएगा। तो रिक्त सीटों को छोड़ करके सभी को गिना जाता है, और ये कहीं ना कहीं पे सभी सदस्यों के लिए होता है, चाहे उपस्थित हो चाहे ना उपस्थित हो। 7वां क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय जन राजनीति में वोट बैंक की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? देखिए, वोट बैंक की अगर बात की जाए तो भारतीय राजनीति में एक ऐसा समूह होता है जो अक्सर किसी जाति, किसी धर्म या किसी क्षेत्र पर आधारित होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई समूह क्या होता है, किसी जाति, किसी धर्म या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, तो उसको खड़ा कर दिया था ताकि वोट बैंक उसका मजबूत हो जाए। जैसे कि इस समय वोट बैंक की अगर बात की है तो यादवों का वोट छपरा में ठीक ठाक मात्रा में, और छपरा में कहीं ना कहीं पे खेसारी लाल का दबदबा रहा है, तो खेसारी लाल यादव को वहां से खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही मैथिली ठाकुर को उनके निवास स्थान से, उनके गांव के एरिया से खड़ा किया गया। तो ये सब चीजें क्या है, तो क्षेत्र विशेष है। तो यही होता है वोट बैंक की राजनीति, कि वोट कहाँ पर किसका वोट है, किस जाति का कहाँ पर वोट है, ये सब चीजें। जो किसी विशिष्ट चुनाव में लगभग एकमुश्त रूप से एक ही राजनीतिक दल या उम्मीदवार को वोट देता है, उसी को वोट बैंक कहा जाता है। ठीक है, यह समूह अपने नेता या दल से इस उम्मीद से में बंधा होता है कि वह उनकी सामूहिक मांगों या हितों की पूर्ति करेगा, इसलिए जनता उस व्यक्ति को वोट दे देती है। ये अपना है, ये अपनी जाति का है, अपने धर्म का है, अपने क्षेत्र का, इसलिए व्यक्ति वोट दे देता है। यही ठीक है। यह अवधारणा भारतीय राजनीति में जाति और धर्म आधारित लामबंदी की व्याख्या करती है। जाति आधारित और धर्म पर आधारित जो लामबंदी होती है, वो वोट मांगे जाते हैं, वोट को लेकर के जो है जाति और धर्म बीच में आते हैं, उसी आधार पर आप देखते हैं वोट बैंक, इसी को कहते हैं कि जाति आधारित वोट बैंक या धर्म इनका वोट बैंक है। ठीक है, राजनीतिक दल इन समूहों को लाक्षित करके अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं, और एक रणनीति में इनको एक प्रकार से ऐसा लुभावना देते हैं, ऐसा झुंझुना पकड़ा देते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, ये कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, दुनिया भर का ज्ञान बताएंगे जब तक चुनाव नहीं होगा, और चुनाव के बाद ऐसे मुंह फेरेंगे इसका कोई जवाब नहीं। एक प्रधान जब तक प्रधानी चुनाव होता तब तक जो है वो हाथ गोड़ पैर जोड़ेगा, सबके प्रणाम करेगा, लेकिन प्रधानी चुनाव जब जीत जाता है उसके बाद में वो जो है कार का शीशा अपने झुकाता नहीं और निकल जाता है। ऐसे ये होता है। ठीक है, साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, और मैं पिया जाए सुरूर ना हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है और उसको नशा ना चढ़े, दैट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगर आपने मदिरा का सेवन किया तो आपको नशा चढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, यानी कि आपके पास धन मता खूब हो, खूब पैसा हो जाए, आप प्रधान बन जाओ, विधायक बन जाओ, और आपको गुरूर ना हो, जो उस बात का धन का घमंड ना हो ही नहीं सकता। घमंड तो भाई बड़े बड़े को हो जाता है, अच्छे अच्छे व्यक्ति को घमंड हो जाता है। ये नॉर्मल इंसान क्या है, रावण जैसा विद्वान कौन था पूरी पृथ्वी पर, उसको भी घमंड हो गया था। तो आप सोचो ये लोग नेता मंत्री तो बहुत छोटी बात है, भुनगे के समान है उसके समान। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सहकारी संघवाद, कोऑपरेशन, फेडरलिज्म की भूमिका बताइए। भारत में केंद्र राज्य का जो संबंध है वो किस तरीके का संबंध है, उसके बारे में बताएं। सहकारी संघवाद अपने भारत में चलता है, यानी कि केंद्र जरूर एक प्रकार से केंद्र का अलग शासन है, राज्य का अलग शासन है, लेकिन केंद्र के कब्जे में है राज्य पर पूरा नियंत्रण है केंद्र का। वह सिद्धांत है सहकारी संघवाद, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों समान हितों को साधने और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे के साथ समन्वय करके, तालमेल बैठा करके स्थापित करी जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सहयोग और समन्वय स्थापित करती हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर के। भूमिका यह है कि भारत में यह सिद्धांत नीति आयोग और अंतर राज्य परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से लागू होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संसाधनों का कुशल उपयोग हो, और राष्ट्रीय विकास की योजनाओं जैसे कि जीएसटी वगैरह है, शिक्षा नीति है,
इसको राज्यों के सक्रिय समर्थन से लागू किया जा सकता है। बिना राज्यों के समर्थन के लिए ना तो शिक्षा नीति लागू होगी और ना ही जीएसटी लागू होगी। ठीक है, तो इसीलिए जीएसटी बहुत बाद में आया। गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु और सेवा कर कहते हैं इसको हिंदी में। तो जीएसटी कब आई? 2017 में आई थी, 1 जुलाई की डेट को आई थी, 1 जुलाई 2017 को आई थी ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये आई तो ये राज्यों से भी पास करवाना पड़ा था, राज्यों की विधानसभाओं से ही इसको परिभाषित किया, मतलब कि इसको जो है पारित करवाया गया था, उसके बाद में फिर ही जाकर के लागू हुई थी। तो यही केंद्र राज्य का संबंध है। यह केंद्र राज्य संबंधों में टकराव की जगह सहयोग पर बल देता है कि केंद्र भी सहयोग कर रहा है किसी भी मुद्दों पर और राज्य भी उसमें सहयोग कर रहा है किसी भी मुद्दे को बदलने के लिए, किसी भी कानून के बारे में संशोधन करने के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या अर्थ होता है? अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव संसद यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा है वही पर आता है, खास करके संसद के केवल और केवल लोकसभा में। लोकसभा जो है ये लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, और विधानसभा में कौन बैठता है? जो विधायक होते हैं वो बैठते हैं। विधान परिषद में कौन बैठता है? जो एमएलसी होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य। और राज्यसभा में कौन बैठता है? जिसको हम आप नहीं चुनते वो भी सांसद ही कहे जाते हैं। जैसे एमएलए और एमएलसी होते हैं ऐसे ही आपके जो है सांसद और एक सांसद के साथ में राज्यसभा के सांसद भी होते हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो लोकसभा के सांसद हैं, उनको जनता ने चुना हुआ है, जबकि सुधांशु त्रिवेदी जी को आप जानते होंगे, एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव संसद के केवल लोकसभा में विपक्षी दलों के द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव होता है। विपक्षी से राहुल गांधी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव वो पेश कर सकते हैं। जो यह जानने के लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव कि क्या सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद को अभी भी सदन का बहुमत का समर्थन प्राप्त है कि नहीं। अगर राहुल गांधी को मान लेते लगता है कि हमने भाजपा के 40 सांसदों को अपने अंडर में कर लिया, 40 सांसद भाजपा के हमको वोट देंगे, तो जो है ये राहुल गांधी क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव जो है मोदी जी के खिलाफ जो है वो जारी करेंगे लोकसभा में जाकर के कि भाई इनसे पूछिए। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर महोदय होंगे, उनसे राहुल गांधी जी कहेंगे कि ये जो है मैं अविश्वास प्रस्ताव जारी करता हूं, इनके साथ में कोई नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसमें जो मोदी जी के सांसद हैं अगर उनको बढ़िया तरीके से मैनेज कर लिया है राहुल गांधी ने तो 40 सांसद इधर आ जाएंगे, तो क्या होगा? हो सकता है सरकार जो है गिर जाए। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता ताकि जो है बीच में उसको चेक किया जा सके कि ये सरकार चलाने के योग्य है कि नहीं, अभी भी इनके सांसद इनके साथ है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अभी भी सदन का बहुमत का समर्थन इनको प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। यह प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर ये पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव, इससे जल्दी पारित ही नहीं होता है। पारित होने का मतलब ये है कि वो जो है जिसने इसको मेंशन किया है या पारित करवाया है उसके पास सांसद लोग आ गए हैं कट करके, इसीलिए उसने किया है। खास करके 2-3 जगहों पर आप देखे होंगे ऐसा हुआ है। यह भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने का एक शक्तिशाली संवैधानिक उपकरण होता है, जिसके माध्यम से हमेशा जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, विधायिका के प्रति कौन? जो कार्यपालिका होती है वो। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों यानी कि रीजनल पार्टीज के उदय के 2 प्रमुख कारण बताइए। क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा उदय हो चुके हैं भारत में, एक होते राष्ट्रीय दल, एक होते क्षेत्रीय दल। समझने का प्रयास करें। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय जो अपनी राजनीति को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रखते हैं, निम्नलिखित 2 कारणों से इसका उदय हुआ है। पहला, केंद्र की नीतियों से असंतोष होने पर क्षेत्रीय दल बना लिए जाते हैं। राज्यों में यह भावना बलवती होती हुई कि केंद्र की नीतियां उनके क्षेत्रीय हितों, क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति की उपेक्षा कर रही है। जैसे नदी जल का विवाद हो 2 राज्यों के बीच में, संसाधनों का असमान बंटवारा हो सकता है, इससे क्षेत्रीय अस्मिता का उभार हुआ और इस तरीके से इसकी वजह से ये बना राष्ट्रीय दलों का पतन। क्योंकि 1967 के बाद आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी जो थी उसके पतन और कमजोर होने से राज्यों में एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। इस शून्य को क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज देने वाले नए क्षेत्रीय दलों ने भरा, जैसे कि डीएमके नाम की पार्टी बनी, अकाली दल पार्टी बनी,
डीपी पार्टी बनी। ऐसे ही आजकल आप देख रहे हैं कि जो है सपा पार्टी, जो है सपा पार्टी हो गई, ठीक है। ऐसे भाजपा और कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर में जैसे कि आप देखते हैं लालू लालू जो तेजस्वी यादव हैं उनकी पार्टी हो गई, ठीक है, या फिर जो नीतीश कुमार उनकी पार्टी हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं अभी प्रशांत कुमार, एक बिहार का एक नया चेहरा निकल रहा है, उसकी पार्टी। तो कहीं ना कहीं पे ये सब जो पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे मायावती जी की पार्टी, वो सब तो वैसे उच्च लेवल की पार्टी हो चुकी है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर ही शुरू हुई है। तो क्षेत्रीय पार्टियां मतलब कि अपने राज्य विशेष के लिए होती हैं, ठीक है, वो उसी राज्य में चुनाव लड़ती हैं। जैसे कि आप देखते हैं सपा सपा की पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में ही चुनाव लड़ती है और बड़े जबरदस्त तरीके से लड़ती है। खंडवा की अगर बात की जाए, सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग में 300 शब्दों में आपको, मतलब कि वैसे तो इसको, इस प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतर विश्वविद्यालय कहता है कि 150 शब्द और 200 शब्द, यानी कि इससे ऊपर नहीं लिखना होता। इसी के अधिकतम शब्द सीमा 150 या 200 शब्दों की होती है, ठीक है। चलिए प्रश्नों को जानने का, लेकिन मैंने इसको और विस्तार से रखा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इन चीजों को समझ पाए, जान पाए और परख पाए। क्लियर? चलिए प्रश्न अगला आपका आ चुका है। पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न आ सकता है। कम्युनलिज्म जो होता है सांप्रदायिकता, जैसे कि हिंदू सांप्रदायिकता के दो मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, एक तो हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना और मुस्लिमों की कट्टरता। ये दो ऐसे पहलू हैं जिन्होंने एक प्रकार से सांप्रदायिकता को चरम पर पहुंचाया। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना, धर्म के नाम पर जो है चीजें। सांप्रदायिकता की वजह से क्या होता है कि लोग धर्म को पहले रखते हैं, देश को बाद में रखते हैं। तो सांप्रदायिकता हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, जातिवाद हो गया, ये सब ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि देश को खोखला करती हैं, देश को कमजोर करती हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। सांप्रदायिकता को समझे। सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जो किसी धार्मिक समूह के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखती है। धार्मिक समूह का जो हित है वो राष्ट्रीय हित से भी ऊपर हो जाता है। भारतीय राजनीति में यह एक गंभीर से चुनौती बनी और समस्या भी सबसे बड़ी भारत की आज सांप्रदायिकता ही है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में आए दिनों मारपीट होती रहती है। सांप्रदायिकता के मुख्य कारण क्यों होता है सांप्रदायिकता? औपनिवेशिक विरासत। सबसे पहली बात क्या है? औपनिवेशिक विरासत। ब्रिटिश शासन की जो नीति थी क्या थी? फूट डालो राज करो। ब्रिटिश सरकार जो थी वो हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को और मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को भड़काते रहते थे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे तो हम अपनी रोटी सेक लेंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से। तो फूट डालो कि राज करो की नीति ने धार्मिक समुदायों को अलग अलग राजनीतिक इकाइयां जो है माना और पृथक पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। इससे सांप्रदायिकता की नींव जो है ये इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पर जो है डाल करके यहाँ से गए थे। राजनीतिकरण, आप देखते हैं राजनीति भी सांप्रदायिकता में कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। राजनीतिकरण, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी धार्मिक पहचानों का उपयोग करके अपना वोट बैंक जो है मजबूत करते हैं और नेता जानबूझ करके धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। आप देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य था, बिना मतलब के बोलता था वो, उसका कोई मतलब नहीं था बोलने का, उसको कोई जानता मानता नहीं था उससे पहले कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन नेता होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ कि उसने जब बोला राम जी के बारे में कि भाई हम रामचरितमानस को फाड़ देंगे, ये कर देंगे, या फिर ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, तमाम प्रकार का कुछ बोला नहीं था उस समय, तो फिर उसको पूरी दुनिया जान गई, मतलब कि उसको पूरा भारत जान गया। नेता जो कमजोर नेता होते हैं, जो अपने दम पर नहीं लड़ना जानते हैं, फिर जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं किए हुए हैं, तो वो लोग बस धर्म का सहारा लेकर के धर्म की आड़ में जो है तीर मारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये वैसे ही नेता होते हैं। तो सांप्रदायिकता इन्हीं नेताओं की वजह से बढ़ती है। वो टीवी पर आकर के एक आध नेता होंगे वो धर्म के खिलाफ बोल देंगे, जैसे कि अभी खेसारी लाल यादव भगवान राम के बारे में, मतलब मंदिर के बारे में बोल दिया। अब वो फेमस हो गए, जो व्यक्ति नहीं भी जानता था वो वैसे खेसारी लाल को बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के इलाकों में सब जानते हैं। लेकिन अब देश दुनिया मतलब कि जो और भी देश के लोग जानने, मतलब कि और भी देश के तमाम राज्यों में खेसारी लाल को जानने लगे लोग, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं जो व्यक्ति ऐसा बोलता है उसको तमाम सारे धर्म के लोग जानने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या होता है कि ये जानबूझ करके जनता की भावनाओं को आहत कर रहा जाता है। एक धर्म को अगर हम बुरा बोलेंगे तो दूसरा वाला धर्म हमारे साथ हो जाएगा, या दूसरे वाले को बुरा बोलेंगे तो पहला वाला हमारे साथ हो जाएगा। इस तरीके से लोग जानबूझ करके, कुछ पार्टी के लोग बोलते हैं, जानबूझ करके एक आध दो नेताओं को ऐसे रखा जाता है पार्टी में
कि वो यही सब बोलते रहे। ठीक है। दूसरी बात, आर्थिक और शैक्षिक असंतुलन। देखिए, जब एक धार्मिक समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है तो नेता इसकी व्याख्या भेदभाव के रूप में करते हैं, जिससे उस समूह में अलगाव और प्रतिद्वंदता की भावना पनपती है। तो ऐसे आर्थिक और शैक्षिक असंतुलन, अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, कोई समुदाय कोई कम पढ़ा लिखा है, तो ऐसे में ये चीजें हो सकती हैं। ऐतिहासिक आख्यानों का राजनीतिक उपयोग किया गया। धार्मिक नेता अतीत की घटनाओं और कष्टों को चुनिंदा रूप से प्रस्तुत करते हैं, उसको चुन लेते हैं, पहले से ही प्लान करते हैं, जिससे हम बनाम वे हम बनाम वे कर देते हैं। इसकी भावना मजबूत करते हैं कि भाई अगर हम बचना है हमको, तो इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, या भविष्य में ऐसा होगा, ये लोग हमको मार डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतना ज्यादा भड़का देते हैं राजनीति वाले लोग जो है संप्रदायवाद को, कि लगता है कि भाई हाँ बस यही दुनिया में बचा हुआ है। अरे पृथ्वी इतनी छोटी सी है, पूरे ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो खगोल शास्त्र पढ़ाते हैं, उसमें पृथ्वी मात्र बहुत महीन से ही है। उस पृथ्वी पर आप एक छोटे से देश में रहते हैं। उस पृथ्वी पर जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, उसमें मनुष्य जो है कीड़े मकोड़े की भांति जो है घूमता है, और ऐसे में आप इस तरीके की राजनीति करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो वही सब चीजें, इसी वजह से आप देखते हैं राजनीति चीजें भड़कती है और संप्रदायवाद भड़क जाता है। सांप्रदायिकता के परिणाम क्या निकलते हैं? इसके कई परिणाम है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में संदेह होता है, घृणा हो जाती है, हिंसा पैदा होती है, मारपीट तक हो जाती है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करती है। ठीक है। दो धर्मों के बीच में मारपीट ही या वैमनस्यता ही संप्रदायवाद होता है। सामाजिक न्याय का हनन। इसका परिणाम क्या होता है? सामाजिक न्याय का हनन हो जाता है। यह गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे वास्तविक सामाजिक आर्थिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है, जिससे विकास की प्रक्रिया बाधित होती है, और संप्रदायवाद में ही उलझा करके अपना वोट बैंक मजबूत करती है और आपका ध्यान उन मुद्दों से हटा देती है सरकारें, जो मुद्दा वास्तविक है। जैसे कि इस समय बेरोजगारी का मुद्दा नंबर 1 पर है। बेरोजगारी का मुद्दा जो है, भारतीय जो है कांग्रेस, मतलब जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो युवाओं को लेकर के उतना ज्यादा जो है सही तरीके से नहीं काम कर पाई है, यानी रोजगार को लेकर के उतना काम नहीं कर पाई। और जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा जनसंख्या भी बढ़ती चली आ रही है, ऐसे में मुश्किल काम तो है ही, लेकिन इस पर इनको एक कमेटी गठित करनी चाहिए। उस कमेटी को इस पर जांच परख करनी चाहिए, और एक एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे नौकरी लोगों को मिलती रहे। ठीक है। हिंसा और दंगे। सांप्रदायिक तनाव अक्सर बड़े पैमाने पर दंगों और हितों में दंगों और हिंसा में परिणत हो जाते हैं। आप देखते हैं, जिससे जान माल का खतरा भी, नुकसान भी बहुत होता है, और समाज में दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक घाव रह जाते हैं। भाई हमारे समुदाय को उसने मारा था, या हमारे समुदाय को उसने मारा था। आप देखते हैं गोधरा कांड एक बार हुआ था शायद हिंदू मुसलमान को लेकर के, आज तक भी रूह कांप जाती है उस कांड को सुनने के बाद में। तो यही सब चीजें हैं, इससे ये सब दुनिया में कहीं ना कहीं पे एक अलग संदेश जाता है। सब अपने अपने धर्म को प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरे धर्म को मारने के लिए उद्धत हो जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भड़काना बड़ा आसान होता है। उनको बस जो है नेता उनका आकर के 2 बार बोल देता है टीवी पर, और वहीं पर लोग समझ जाते हैं कि बस यही हमारी दुनिया है। धर्मनिरपेक्षता का क्षरण हो रहा है। यह भारतीय संविधान के मूल स्तंभ यानी कि धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करती है। कौन? सांप्रदायिकता। ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक विनाशकारी शक्ति है। इससे निपटने के लिए न केवल कठोर कानूनी उपाय की जरूरत है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से तार्किकता और सभी समुदायों के बीच समान आर्थिक विकास आवश्यक है। अगर सभी समुदायों को आर्थिक विकास बराबर मिलेगा, सभी को बराबर दृष्टि से कानून देखेगा, और इससे कानून सभी को बराबर दृष्टि से देखता है, अनुच्छेद 14 ये बात कहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव भारतीय संविधान नहीं करता। लेकिन ये चीजें अनुच्छेद 16 तुरंत उसका खंडन कर देता है। ठीक है। तो कई सारी चीजें, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो सांप्रदायिकता जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक विनाशकारी शक्ति है। इससे निपटने के लिए हमको कठोर कानून तो बनाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में हमको शिक्षित करना पड़ेगा उन वर्गों को जो शिक्षित नहीं है, जिनको लोग बरगला देते हैं, जिनको लोग जो है बस केवल अपनी हित साधने के लिए उनको उनके जान को खतरे में डाल देते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है,
भारतीय राजनीतिक दलों को प्रमुख विशेषताओं और कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीतिक दलों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बताएं और उनके कार्य क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के क्या कार्य होते हैं उनके बारे में बताना है। इससे पहला वाला मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है पॉलिटिकल पार्टी, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सरकार में सत्ता प्राप्त करना होता है, ताकि वे राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को अपने दल की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ा सके और उसको चला सके। ठीक है। भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे पहली विशेषता कि भारतीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर कई सारी पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी पार्टी बन सकती है, बहुत सारी पार्टियां हैं भी। तो पहली विशेषता भारतीय राजनीतिक उसकी पार्टी की यही है कि बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बहुदलीय व्यवस्था भारत में विद्यमान है, जिसमें कई राष्ट्रीय, कई क्षेत्रीय और कई छोटे दल आपको मिल जाएंगे। छोटी छोटी पार्टियां, कुछ बड़ी पार्टियां, कुछ राष्ट्रीय स्तर की, कुछ क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां आपको मिलेंगी। यह विविधता भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है कि भारत में तमाम सारी पार्टियां हैं और ये अलग अलग संस्कृति और अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सभ्यता से आती है। व्यक्तित्व और परिवार का वर्चस्व, ये भी एक विशेषता है। अधिकांश दलों में एक करिश्माई नेता होता है या एक विशिष्ट राजनीतिक परिवार का वर्चस्व होता है। जैसे कि सपा में आप देखते हैं माननीय मुलायम सिंह, ठीक है, सपा के बढ़िया नेता, तो वो करिश्माई व्यक्ति हैं। ऐसे अब उनका सत्ता जो है परिवार के हिसाब से आप देखते हैं, अखिलेश यादव देख रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के परिवार से। ऐसे ही आप देखते हैं कांग्रेस में जो है गांधी परिवार का दबदबा। ऐसे ही आप देखते हैं कि भाजपा में तो ऐसे परिवारवाद कम ही आपको दिखता है, ठीक है। कब कोई प्रधानमंत्री बनता है, कब क्या बनता है, कुछ इसमें आता पता नहीं। लेकिन कांग्रेस में आप देखते हैं उनका पुत्र लगता है कि राजशाही चल रही है। ऐसे ही आप देखते हैं तमाम प्रकार की जगहों पर ऐसे आपको दिखाई पड़ता है। तो वही चीज है। तो इसमें क्या होता है, एक करिश्माई नेता होता है जो कि पार्टी को बनाता है, उसके आधार पर उसी के नाम पर पार्टी चलती है। जैसे कांग्रेस, सपा, डीएमके, इससे दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता, विचारधारा की कमजोरी। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी विचारधारा की कमजोरी ये है कि अनेक क्षेत्रीय दल और कुछ राष्ट्रीय दल भी स्पष्ट वैचारिक आधार के बजाय सत्ता प्राप्ति और जाति धर्म आधारित लामबंदी पर अधिक ध्यान देने केंद्रित करते हैं, जबकि उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, समाजवाद के बारे में अभी उनसे पूछो, समाजवादी के नेताओं से, वो नहीं पता कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद की परिभाषा पूछो उनसे कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के बारे में क्या कहा, या समाजवाद के बारे में सबसे पहले किसने पुस्तक लिखी, उनको कुछ नहीं पता। समाजवाद की अवधारणा कब आई, किसके खिलाफ आई समाजवाद की अवधारणा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है। आप पूछो समाजवादियों से, जो समाजवादी नेता अपने आप को लाल टोपी लगा करके बढ़िया अखिलेश यादव का भजन कीर्तन करते रहते हैं, वो समाजवाद का अर्थ बेसिकली नहीं जानते हैं। क्योंकि समाजवाद जो होता है बेटा, वो एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें क्या होता है, सभी को संभाव से देखा जाता है। उसमें पूंजीपति का विरोध होता है, पूंजीपति ना हो। हालांकि अखिलेश यादव विद्वान आदमी है, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, वो जानता है सब कुछ। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी पार्टी में है, हमारे आसपास के ही लोग हैं, वो नहीं जानते कि समाजवाद है क्या, और समाजवाद का जो है दिन प्रतिदिन गाथा गाते जा जाते हैं। समाजवाद की परिभाषा नहीं पता उनको। ऐसे में क्या होता है कि अब अधिकतर पार्टियां हैं कि जिन जिन विचारधारा, जिस चीज को आधार बना करके वो पार्टी गठित की गई थी, उस विचारधारा को त्याग करके सब एक दूसरे से मिल करके पार्टी और किसी एक को हराने के चक्कर में लगी रहती है। ठीक है, या किसी एक विचारधारा का विरोध करती है। तो विचारधाराएं जब एक पार्टी बनती है तो उसकी अलग विचारधारा होती है, लेकिन जब चुनाव जीतने की बात आती है तो वो विचारधारा उनकी भंग हो जाती है। बस औने पौने दांव से किसी तरीके से जो है चुनाव जीता जाए। जैसे बिहार में इस समय चल रहा है कि हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब चल रहा है इस समय दबा करके, और देंगे कुछ नहीं, देख लेना। आगे देखेंगे दल बदल की प्रवृत्ति। दल बदल विरोधी कानून के बावजूद विधायकों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल बदलना भारतीय राजनीति की एक अस्थिर विशेषता बनी हुई है। आज भी भले कानून बन चुका है, लेकिन आज भी विधायक सांसद जो होते हैं वो दल बदलने के लिए तैयार ही रहते हैं। आप जो है महाराष्ट्र के चुनाव में देखेंगे दल बदल किस तरीके से हुआ। दूसरी बात जो प्रश्न पूछा गया था वही पूछा गया था कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है, क्या काम होता है इनका, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है आखिरकार। देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, सरकार को बनाना, ये सारे काम इन्हीं के होते हैं।
या दलों का प्राथमिक कार्य होता है वे उम्मीदवार चुनते हैं, प्रचार करते हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़वाते हैं किसी को, या फिर सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। दूसरा जो इनका कार्य है राजनीतिक पार्टियों का, वो ये है, सार्वजनिक राय का निर्माण करते हैं। यानी दल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं जिससे जनता की राय बनती है। वे अपने मीडिया अभियान और प्रचार के माध्यम से लोगों को शिक्षित करते हैं। आप देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो हर एक चैनल जो होता है वो लोगों का इंटरव्यू देते हुए दिखता है, हर एक उस नेता का जो कि एक प्रकार से उसमें जाता है। वो उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को बताते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, हमारा सिद्धांत ये है, हम इस जीतेंगे तो ये बताएंगे, ये करेंगे, ऐसे चीजें। राजनीतिक पार्टी की अगला कार्य होता है शासन में आलोचना और नियंत्रण रखना। सत्तारूढ़ दल सरकार चलाता है, जबकि विपक्षी जो दल होता है वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उसी पर काम करते थे कि भाई कौन सी नीति में थोड़ा सा भी कमी आ गई तुरंत विरोध करो उसका। उसकी विफलताओं को जो उजागर करते हैं कि सरकार में क्या कमियां रहेगी, सरकार ने क्या कहा था, क्या नहीं कर पाए, विपक्षी दल यही बताते हैं और उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। बिल्कुल बनाए रखते हैं, जरूरी बात भी है। अगर विपक्ष का नेता ना हो तो सरकारें जो होंगी वो कहीं ना कहीं पे तानाशाह हो जाएंगी। अभी मोदी जी को डर ना हो कि भाई जो है हमारे जो है कोई है हमारे मतलब कि विपक्ष का नेता ना हो अभी, तो आप देखेंगे सरकारें ही, भाजपा सरकार भी तानाशाही बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या कांग्रेस सरकार अभी अकेले बन जाए और उसको ये ना लगे कि वो विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो वो भी हो सकता, तानाशाही वो बन जाएगी, कांग्रेस बन जाएगी। यानी कि विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जिस तरीके से एक शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। अगर विपक्ष ना रहे तो फिर जो है सरकारें जो है कभी गिरे ही ना। बिना विपक्ष ही सरकार की जो कमियां होती है उसको दिखाता है। अगला, राजनीतिक भर्ती। देखिए, दल जो होते हैं समाज के विभिन्न वर्गों से नेताओं का चयन करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें चुनाव के माध्यम से राजनीतिक कार्यालयों यानी विधायिका में भर्ती कराते हैं। यानी राजनीतिक दल जो होते हैं, जैसे अभी मैथिली ठाकुर को खड़ा किया गया चुनाव, गाना वाना गाती थी, और पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि भाई बस चुनाव लड़ने से सब कुछ हो जाता है। अरे इतना पैसा वैसा वैसे कमा रही थी आप, ठीक है, 5-5 लाख रुपए के 100 के मिल रहे हैं, क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की? मेरे समझ में नहीं आता है चुनाव लड़ने से कितना ज्यादा बेइज्जती होती कभी कभी, बाहर जाओ। अवध ओझा साहब हमारे टीचर, हमारे क्षेत्र के ही हैं, बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़ा नाम है अवध ओझा। शिक्षा जगत में इतना अच्छा काम उन्होंने किया और फिर जाकर के चुनाव लड़ गए, हार गए, कितनी बेइज्जती होती है। लेकिन क्या होता है कि भाई हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से शिक्षा जगत में जो उन्होंने काम किया है, वो काम अगर वो जारी रखते, अपना वो काम ही करते, तो क्या उसमें वो सेटिस्फाई नहीं थे? इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना ज्यादा पैसा रुपया तो बहुत कमा रहे हैं वो लोग। बीए के चैनल से कुछ पैसा नहीं आता है, यूट्यूब पर कुछ पैसा नहीं मिलता बीए के चैनल पर। यही जो परीक्षा होती है उसी समय जो पैसा सब मिल जाता है वही मिलता है, बाकी कुछ नहीं आता होता। लेकिन जब आप कोई बड़े लेवल का जैसे आईएएस को पढ़ाते हैं या पीसीएस को पढ़ाते हैं, उसका एक एक क्लास का आप 2-2, 3-3 हजार रुपए पाते हैं। मैं बीए के बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बीए के बच्चों को कहीं ना कहीं पे उतनी उचित शिक्षा कोई दे नहीं रहा है। तो मैं सोचता हूं कि भाई जो कुछ भी मिल रहा है यहीं से मैं आगे बढ़ा हूं, तो ये इसी में मैं दूंगा, मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है राजनीति में कूद जाते हैं। अब खेसारी लाल यादव अच्छा भला गाना वाना गाते थे, सिंगिंग करते थे, डांस करते थे, बिना मतलब के जाकर के चुनाव लड़ गए। ऐसे इतने भी मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, सबको लगता है कि भाई चुनाव लड़ जाने से सब कुछ होगा। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं, उनको लोग मोटिवेट करते बैठा करके कि चुनाव लड़ोगे, देखो वो फलाने कितना आगे बढ़ गए, ये है वो है। तो उससे क्या होता है, चुनाव वाला भी क्षेत्र में लोग जान जाते हैं। हालांकि अपना अपना मुद्दा है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाते वक्त बता रहा हूँ, बाकी जो है मेरा कोई ये जो है राय नहीं किसी को, ना मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ, बस पढ़ाते वक्त एक उदाहरण के तौर पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो राजनीतिक भर्ती भी ये पॉलिटिकल पार्टियां ही करवाती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यद्यपि उनमें वंशवाद और विचारधारा की अस्पष्टता जैसी कमियां दिखाई पड़ती भारत में जो विचारधारा है वो क्लियर नहीं है। किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा क्लियर नहीं होती, वो कभी वो विचारधारा में घुस जाता है, कभी उस विचारधारा में घुस जाता है। ठीक है, और वंशवाद भी कभी कभी हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा।
फिर भी वे जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाने और लोकतंत्र को क्रियाशील बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी बहुदलीय ना हो, कई पार्टियां ना हो, तो हमारा कौन सुनेगा? जनता की कोई नहीं सुनेगा। लोकतंत्र की रीढ़ होती है पॉलिटिकल पार्टीज। यही 5 साल के बाद में फिर आते हैं, जो है गांव गांव घूमते कि भैया वोटवा दे दो। तो आप उस समय समझा सकते कि भाई वोटवा हम काहे तुम्हें दे दी जब तू हमारे लिए काम नहीं करे 5 साल तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखें भैया। भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका, रोल ऑफ यूथ का विश्लेषण कीजिए, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भारतीय राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस विशाल युवा शक्ति की राजनीति और राष्ट्र निर्माण में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको जेनजी कहते हैं। जेनजी शब्द फेमस हुआ, नेपाल वाला मुद्दा भी आपने सुना होगा। नेपाल में संसद भवन में वहां के आग लगा दी गई और वहां के नेता मंत्री जो थे भागे, सब उड़ उड़ करके हेलीकॉप्टर से जान बचा करके। तो जेनजी वहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब बंद कर दिया गया था इस वजह से। तो युवा शक्ति का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसी से पूछा गया है। देखिए, युवा शक्ति का महत्व, जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। युवा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारत को श्रम देता है, नवाचार और रचनात्मकता में एक विशाल लाभ प्रदान करता है, जिसका उपयोग राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। तो पहला लाभ ये। दूसरा महत्व यह है कि मतदान शक्ति, युवा अब एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक है जो चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित करते हैं। उनकी राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी मतदान के पैटर्न को बदल रही है। पहले क्या होता, जो वृद्ध लोग होते, बूढ़े लोग होते, वो कहते भैया हमको हमको उन्हीं को वोट देना, तो डिसाइड कर ले कि हमको इन्हीं को देना। वो समझ भी नहीं पाते, उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते। लेकिन जो आज का युवा है वो सब कुछ समझ जाता है, उसको सब ज्ञान है, ठीक है। तो वो वोट बहुत सोच समझ करके देता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना, उसको पता है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। पहला, परिवर्तन के एजेंट, यानी एजेंट ऑफ चेंज। युवा सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सुधारों की मांग करने में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना हजारे ने जो किया था वो, पर्यावरण सक्रियता और का जो आंदोलन हुआ, खास करके LGBTQ अधिकारों जैसे मुद्दों पर युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और युवा वर्ग के लोग जो है तुरंत आंदोलन करते हैं, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हो। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग भी युवा वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। आजकल AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो युवा लोग ने AI टेक्नोलॉजी को समझा है। हालांकि युवा लोगों ने बस AI का इतना उपयोग किया है कि लड़कियों ने अपने कान के पास जो है सिर्फ बालों में गजरा और फूल लगा करके और फोटो को सफा करके बढ़िया साड़ी, रेड कलर की साड़ी पहन करके अपना जो है फोटो बनवा करके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाला है। और लड़कों ने कोट पैंट टाई पहन करके और जो है हाथ में एक बढ़िया सा वो सब लेकर के फोटो बनवा ली है AI से, ठीक है। यही सब फोटो आजकल का अधिकतर युवा इसी में फंसा हुआ है। और जो युवा जानकार है वो उसका पढ़ाई में उपयोग कर रहे हैं, सब चीज में उपयोग कर रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, युवा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राजनीतिक सूचनाओं का प्रचार करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं और राजनीतिक नेताओं को सीधे जवाबदेह बनाते हैं कि भाई तुमको जवाब देना पड़ेगा। आजकल के युवा तुरंत टैग कर देते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर उनको जो है टैग कर देते हैं, ट्विटर पर उनको जवाब देना पड़ता है नेताओं को, ठीक है। तो अब आज के युवा जो है बड़े जबरदस्त है। यह भागीदारी पारंपरिक राजनीतिक संरचनाओं को दरकिनार करके लोकतंत्र में पारदर्शिता लाती है। अगला, राजनीतिक दलों में भागीदारी युवाओं की। देखिए, अब युवा नेताओं की संख्या बढ़ रही है आजकल। अच्छा, युवा नेता आजकल बिना मतलब के बढ़ रहे हैं। एक ठू कुर्ता पहन ले हैं, एक ठू पैजामा पहन ले हैं, 400 के कुर्ता और वही पैजामा आएगा जो है 5 मतलब 550 ले लो तो कुर्ता पैजामा दोनों आएगा। 150-200 रुपए एक जूता एक ठू पहन ले हैं, एक ठू कोनो पितरी उतरी के हिम सीकर पहन ले हैं, या फिर मान लीजिए स्वर्ण के खरीद ले, कहूँ ब्याह वह पाए हैं या कहूँ से मिल गया है वह का पहन ले हैं। एक ठू फोन ले लेन हाथे में, 2 ठू लड़किन का बैठा लेन जो देखा कोनो चीज खवाए पिया के, चाय साय पिया के, समोसा खवाए के आगे पीछे घुमाऊ। जब कोनो बियाह गवन ठहर एक ठू साल टांग लेन, कहूँ गए जम्मू कश्मीर में, एक ठू साल ले टांग लेन, साल गले में ऐसे एक ठू घड़ी कहूँ बांध लेन, बस इतने चाहिए। और गाड़ी का ठू मिल गई 4 व्हीलर तो बहुत बढ़िया बात है।
और हम 4 लौंडे बैठाए के झूठे घूमिए ऐसे। नेता का एक भी लक्षण आज के युवाओं के अंदर नहीं मिलता है। कुछ युवाओं की मैं बात कर रहा हूं जो बिना मतलब के, कि पिताजी प्रधान थे तो उन्होंने युवा नेता बन रहे हैं। आजकल युवा नेता इस तरीके से जो है जैसे बरसात में मेढक निकल करके टर्राते हैं, ऐसे आजकल के युवा नेता निकल रहे हैं। युवा नेता आजकल के बहुत निकल रहे हैं बेटा, ठीक है, जो राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जिससे दलों के एजेंडे अधिक प्रगतिशील बन रहे हैं। कुछ युवा बहुत आगे तक काम कर रहे हैं, कुछ युवा जो है बिना मतलब के बस केवल अपना भौकाल टाइट करने के लिए शादी ब्याह में जो है जाते हैं और अपना भौकाल रखते हैं, ठीक है, अपने पिताजी के दम पर। सचेत मतदाता। युवा अब जाति, धर्म या वंशवाद की परवाह किए बिना विकास, रोजगार और शासन के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक जागरूक और सूचित मतदाता के रूप में कार्य करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो युवाओं की बड़ी भूमिका है आज के इसमें। चुनौतियां भी हैं। देखिए, राजनीतिक उदासीनता। कई युवा नेताओं और दलों के प्रति मोहवंश के कारण राजनीतिक रूप से उदासीन रहते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि राजनीति में कुछ युवा जो है किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चुनौती यह है कि बेरोजगारी और असंतोष। उच्च बेरोजगारी दर युवाओं में असंतोष पैदा करती है, जिसका फायदा अक्सर चरमपंथी समूह और आंदोलन उठाते हैं। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आजकल जो है युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी ही है। तो यही मुद्दा सबसे बड़ा, तो इससे भी लोग कतराते हैं। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य युवाओं की सक्रिय, सकारात्मक और रचनात्मक भागीदारी पर निर्भर करता है। अगर ये एक्टिव ना रहे, सकारात्मक ना रहे, तो राजनीति ध्वस्त होने वाली आज के समय में, ठीक है। उन्हें मुख्य धारा की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करके ही भारत अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकता है। अगर युवा लोगों ने अच्छे तरीके से काम किया तो भारत की राजनीति बहुत आगे तक जाएगी। अगर राजनीति में युवाओं का दबदबा थोड़ा सा अगर घटा या युवा लोग जो है अपने हिसाब से या फिर वो सही तरीके से नहीं काम कर पा रहे, तो फिर भारत की राजनीति ढह सकती है। तो ऐसे में युवाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी और सक्रियता उसमें, खास करके रचनात्मकता और सकारात्मकता और सक्रिय आपको भूमिका निभानी पड़ेगी। और देश को बहुत आगे तक ले जाना युवाओं की जिम्मेदारी है। तो आज के जो जेनजी है वो इम्पोर्टेंट है। और जेनजी का इस समय चुनाव प्रचार प्रसार में प्रयोग कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव युवाओं को लेकर के आप देखिए कितना ज्यादा सक्रिय रहते हैं, जो कि खुद भी युवा नेता अपने आप को। राहुल गांधी जी युवा नेता है, वो युवा नेता है, सब युवा नेता ही तो है अभी, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से आपने तमाम प्रकार की चीजों को समझा। हालांकि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये मैं पढ़ाने के तौर पर चीजों को समझा रहा था और थोड़ा सा विनोद, हंसी मजाक के सिलसिले में मैंने आपको बोल दिया ये सब चीजें। बाकी मेरा किसी पर आक्षेप नहीं, ना कुछ कोई मतलब है, ठीक है। बाकी चीजों को आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ये चीजें आपको मिलती रहेंगी। क्लास लंबी हो चुकी है, बाकी ये चीजें आपको अगले वीडियो में जब मैं आऊंगा ये सब चीजें और करवा दूंगा। बाकी पीडीएफ इन सभी का मिल जाएगा, आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। आप ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। ये सभी जो आपके और भी मतलब कि ये सब आपके जो क्वेश्चंस हैं दीर्घ उत्तरीय वाले, ये सब आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप जो है ग्रुप से ज्वाइन होकर के इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आसानी से ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जुड़ना कैसे मैं आपको बता दूं। आपको एसएमएस करना 9161 93 60 62, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। आपकी परीक्षा कल लगी हुई है, 10 दिन बाद लगी हुई है, कोई मतलब नहीं। ये कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी तुरंत जो है पेपर देने के लिए जा रहे हैं। उनमें पेपर में वही सब क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा। इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में है, आप लिख करके भेज गुरु जी हम थर्ड सेमेस्टर में हैं और हमारे ये सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे। मात्र 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। फीस कैसे जमा करनी है आपको, आपके पास एक क्यूआर कोड हम भेजेंगे, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे इतना चीजें लिख करके, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर के नेम। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वहीं पर आपको जितने भी अभी तक क्लासेस हुए सभी के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा आपका मॉडल पेपर, जो मेरा होता है मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, ठीक है, महासंग्राम वीडियो, ये सब क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में आपकी परीक्षा अगर एमसीक्यूज है तो एमसीक्यू टाइप का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। को करिकुलर का भी मिलेगा, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर। सभी सब्जेक्ट की मात्र फीस जो है कितने रुपए रखी गई, केवल और केवल 100 रुपए फीस। केवल 100 रुपए में 4-5 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी थर्ड सेमेस्टर तो अभी पेपर हो ही जाएगा,
उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लास हमको तुरंत ज्वाइन कर लेनी है। तो थर्ड और फोर्थ का एक साथ जो बच्चा लेगा उसके लिए फीस कम कर दी गई है। जैसे 200 रुपए लगती, दो सेमेस्टर की फीस कितनी है, 200 रुपए, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए, 2 सेमेस्टर की फीस कितनी हुई, 200 रुपए हुई। लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का एक साथ ज्वाइन करते हैं ग्रुप, तो आपको मात्र मात्र और मात्र 150 रुपए देना पड़ेगा, यानी 50 रुपए की छूट चल रही है, अभी ऑफर में है। तो ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप उठा सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर की पूरी तैयारी और फोर्थ सेमेस्टर पूरा 6 महीने तक आप पढ़ते रहेंगे, इसमें फिर कोई पैसा नहीं लगेगा फोर्थ सेमेस्टर तक। उसके बाद फिर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एक साथ जुड़ जाइएगा आप 150 रुपए में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं पे आपका ये फीस जो है मात्र 150 रुपए में सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल थियरी एंड मतलब कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया नहीं शामिल है थर्ड सेमेस्टर में, आपकी बार बदल दिया गया है सिलेबस। इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शामिल है, ठीक है। उसमें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का नोट्स मैं दे दूंगा, उसको मैं फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चे डीडीयू से संबंधित है वो फोर्थ सेमेस्टर वाली हमारी क्लास देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाली, वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने बीए करिकुलर चैनल पर मैंने करवा दी है इसका एमसीक्यूज, बाकी मैं और एमसीक्यूज करवा दूंगा, परेशान ना हो उसके लिए, पॉलिटिकल साइंस का। तो बाकी राम मनोहर लोहिया के लिए इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, तो उनके बच्चे भी जुड़ सकते हैं। डीडीयू के बच्चे जुड़ सकते हैं राम मनोहर लोहिया के, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजी पारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो ही गया। पहले मिर्जापुर के जितने भी कॉलेज थे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कनेक्ट थे, अब मिर्जापुर के कॉलेज जो है वो माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय बन चुका है, वहीं से कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है। इन सभी विश्वविद्यालय की तैयारी आपकी चैनल पर हो जाएगी, और तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जो है उन सभी की तैयारी हो जाती है। तो आप तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। और मेरे हिसाब से तो आपको 150 वाला कोर्स ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि अभी जुड़ जाएंगे तो आप ही का फायदा होगा। नहीं तो 100 रुपए में आपका थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा। पेपर अभी 1 महीने दिसंबर के बाद में हो जाएगा, दिसंबर जनवरी तक पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लास शुरू हो जाएगी। तो फोर्थ सेमेस्टर का सब्सक्रिप्शन फिर आप लेंगे तो 100 रुपए लगेगा, अभी ले लेंगे तो केवल 150 में दोनों हो जाएगा आपका। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।